Hi guys, today we are in the last video of chapter number 4 of economics, banking and monetary policy. Friends, in yesterday's video we discussed about a monetary policy, then we discussed about the quantitative measures of monetary policy. In that we discussed about bank rate. Now bank rate is the rate at which RBI lends to the commercial banks for long term. But then friends, we finally concluded that nowadays long term instruments are less popular, and so short term instruments in the form of repo rate and reverse repo rate are more popular. So now today we will be discussing about repo rate and reverse repo rate. ठीक है? So this is the second point, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. फ्रेंड्स बहुत टेक्निकल है, एक बार ध्यान से एकदम समझना है, वरना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. दीज आर वेरी वेरी टेक्निकल टर्म्स, जो कोई बंदा जिसको इस फील्ड का नॉलेज उसी को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं होता कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. तो ध्यान से समझना है, ठीक है. अभी देखो, मैंने तुम लोगों को बैंक की एक डेफिनेशन में करवाया था कि बैंक क्या करता है. बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है, उन पैसों से या तो लोन लेता है या तो वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है तो सामने उसको कहीं से इनकम तो अर्न करनी है. अभी समझ लो कि बैंक ने 10 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स किए. समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो 5 साल के लिए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. इट मींस दैट यू कैन नॉट सेल इट अर्लियर देन 5 years. मतलब 5 साल तक वो पैसा मिलने वाला नहीं है. पर समझ लो बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो बैंक क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज बेच नहीं पाएगा, तो बैंक क्या करेगा. देन इन दैट केस मैंने तुम लोग को बताया था कि बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है. तो अभी यहां पे क्या सिचुएशन हुई, देखो, बैंक एंड आरबीआई, ठीक है. अभी बैंक के पास क्या पड़ा है, बैंक के पास पड़ी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बैंक इज हैविंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स. और आरबीआई के पास क्या पड़ा है, समझ लो आरबीआई के पास पड़ी है कैश जो बैंक को चाहिए. तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को जाके बोलेगा कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स तुम ले लो, मैं तुम लोग को ये गवर्नमेंट बॉन्ड सेल कर दे रहा हूं, आरबीआई को सेल कर रहा हूं. अभी मैंने तुम लोग को बोला था कि वो सेल नहीं कर सकता, तो सर यहां पे आप बोल रहे हो सेल कर सकता. ध्यान से सुनो 2 मिनट. बैंक क्या बोलेगा आरबीआई को कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तुम लोग को सेल कर देता हूं, सामने तुम लोग मेरे को कैश की क्या दे दो, लोन दे दो. ठीक है. बैंक अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई को सेल करके आरबीआई से पैसा ले रही है, तो बैंक के पास पैसा आ गया, आरबीआई के पास सिक्योरिटी आ गई. ठीक है. अभी मैंने बोला था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को तुम लोग सेल नहीं कर सकते बिफोर 5 years. तो यहां पर ये किस तरह से सेल हुआ. नाउ दिस सेल ऑफ बॉन्ड्स इज विथ अ रीपर्चेज एग्रीमेंट. ये किस एग्रीमेंट के साथ है, रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ. रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या, समझ लो कि 1 अगस्त 2020 को बैंक ने ये बॉन्ड्स आरबीआई को सेल किए, समझ लो 1 महीने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सितंबर 2020 को कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाकर ये बॉन्ड्स को रीपर्चेस कर लेगा. क्या कर लेगा, रीपर्चेस कर लेगा. तो फिर क्या होगा कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई के पास है, वहां से वो बैंक वापस ले लेगा और आरबीआई को कैश वापस दे देगा. तो ये क्या हो गया, दिस सेल ऑफ बॉन्ड्स इज विथ अ रीपर्चेज एग्रीमेंट. मतलब यहां पर एक्चुअल कुछ सेल नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई को सिक्योरिटी मिल गई, सामने लोन मिल गई, बाकी ये बॉन्ड तो गवर्नमेंट के जो थे वो बैंक के ही रहे, क्योंकि बैंक को ये वापस परचेज तो करने ही पड़ेंगे. So now in this case, this sale of bonds is along with a repurchase agreement. Now this repurchase will be made along with interest. अभी बैंक मुफ्त में सेवा नहीं करने वाली है. So bank will charge some interest when these bonds are repurchased. तो जो इंटरेस्ट रेट रीपर्चेस पे चार्ज करा जाएगा उसको कहा जाता है रेपो रेट. क्या कहते हैं उसको, रेपो रेट. रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज रेट. तो बैंक ने अगर आरबीआई को कुछ बॉन्ड सेल किए, उसके सामने पैसा लिया, तो जब बैंक वो बॉन्ड्स वापस खरीदने जाएगा, जब वो रीपर्चेस करने जाएगा, एट दैट टाइम बैंक हैज टू पे द एंटायर अमाउंट अलोंग विथ सम इंटरेस्ट. नाउ द रेट एट विच दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड इज टर्म्ड एज द रीपर्चेस रेट और द रेपो रेट. समझ में आ रहा है. बट दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म. बाकी रेपो रेट और बैंक रेट दोनों एक ही चीज है, बट बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म. चलो, when commercial banks need funds for very short period, बहुत कम समय के लिए, sometimes for 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate. कुछ सिक्योरिटीज सेल कर दी रीपर्चेस एग्रीमेंट के साथ और कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ. ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है.
This rate is called the repo rate. The word repo is used for the term repurchase rate. मतलब जिस रेट पे सिक्योरिटीज रीपर्चेस करने गई उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट और रिवर्स रीपर्चेस रेट. Banks sell government securities to RBI. Banks sell government securities to RBI in order to raise money for a very short time with a condition to repurchase them at some discount. ये discount या interest दोनों एक ही चीज होती है. Such a discounting rate और interest rate is repurchase rate और repo rate. समझ में आया? बैंक ने आरबीआई को सिक्योरिटीज सेल करके पैसा लिया और एक कंडीशन रखी कि ये सिक्योरिटीज मैं रीपर्चेस कर लूंगा. तो जिस इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट पे ये सिक्योरिटीज रीपर्चेस करी जाएंगी उसको कहा जाता है रेपो रेट या तो फिर रीपर्चेज रेट. समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल थिंग. सिंपल तो नहीं है, टेक्निकल है, लेकिन समझना पड़ेगा. समझ में आ गया देन यू कैन इजीली राइट कि मैं कहना क्या चाहता हूं. ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या हो गया. बैंक को आरबीआई से लोन मिल रहा है. समझ लो कि आरबीआई बोलता है कि रेपो रेट समझ लो कि 5% है, तो बैंक को 5% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है. समझ लो कि आरबीआई अब बोलता है कि अब रेपो रेट हम लोग 8% कर दे रहे हैं. तो अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है तो बैंक हैज टू गिव 8% इंटरेस्ट टू आरबीआई. अगर बैंक 8% इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा है तो बैंक लोगों को 10% इंटरेस्ट पे पैसा देगा. अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? देखो, इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन, जब एक्सेसिव मनी सप्लाई है मार्केट में, सेंट्रल बैंक्स इंक्रीज रेपो रेट. अगर रेपो रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन कम हो जाएगी. लोन कम हो जाएगी तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. एज दिस एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव. डिसइंसेंटिव मतलब कि इसकी वजह से लोग पैसा नहीं लेंगे फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेगी. क्यों? क्योंकि इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे, तो बैंक घर पे पैसा तो रखने वाला नहीं है. समझ में आ रहा है? सब्सिक्वेंटली दे लेंड टू द जनरल पब्लिक एट हायर रेट. अगर उसकी परचेज ज्यादा है तो वो भी सामने हायर इंटरेस्ट पे लेंडिंग करने वाला है, और हायर इंटरेस्ट पे लोग पैसा लेंगे नहीं. एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो लेस. लोग कम लोन लेंगे एंड दस मनी सप्लाई कम हो जाएगा एंड इन्फ्लेशन अरेस्टेड. अरेस्टेड मतलब दे आर अंडर कंट्रोल. समझ में आ रहा है? तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा. रेपो रेट अगर बढ़ गया तो दोस्तों क्या होगा कि बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो बैंक लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा. अगर बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है तो बैंक लोन कम लेगा. लोन कम लेगा तो लोन देगा भी कम, और अगर लोन कम देगा तो मार्केट में मनी सप्लाई विल फॉल, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. समझ में आ रहा है? इनवर्स सिचुएशन, अगर मार्केट में मंदी चल रही है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा. रेपो रेट कट हो जाएगा. रेपो रेट में कट आया मतलब बैंक को कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है, तो बैंक ज्यादा लोन लेगी. बैंक ज्यादा लोन लेगी तो बैंक कम इंटरेस्ट पे लोगों को भी ज्यादा लोन देगी. तो अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, और डिप्रेशन या मंदी की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी. तो देखो, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन दोनों को आरबीआई किस तरह से बैंक रेट से रेगुलेट कर पा रहा है. समझ में आ रहा है? चलो, अभी कई बार क्या होता है पता है कि बैंक के पास आइडल पैसा पड़ा है. क्या है? बैंक के पास आइडल पैसा पड़ा है, तो बैंक भी वो पैसा आरबीआई को लेंड कर सकता है. बैंक वो पैसा आरबीआई को लेंड कर सकता है, तो आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देगा. आरबीआई जिस रेट पे बैंक को इंटरेस्ट देगा ना, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट मतलब बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देगा, और रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देगा. चलो देखते हैं. रिवर्स रेपो रेट मींस द एग्रीड अपॉन रेट एट विच आरबीआई रिपर्चेजेस इट्स सिक्योरिटीज. मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा. यहां पे कौन आ जाएगा? आरबीआई आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा? बैंक आ जाएगा. इन दिस केस आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज बैंक को देगा, बैंक सामने आरबीआई को कैश देगा, और फिर आरबीआई विल रीपर्चेस दो सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक अलोंग विद इंटरेस्ट. और वो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट. From the commercial banks in the event when RBI has to borrow short-term funds from the commercial bank by parking its securities with the commercial bank. मतलब अगर दोस्तों आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज पड़ी है वो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दे देगा, और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेगा. नाउ अगेन आरबीआई हैज टू रीपर्चेस दो सिक्योरिटीज. तो आरबीआई जिस रेट पे वो सिक्योरिटीज रीपर्चेस करेगा, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब रिवर्स रीपर्चेस रेट. रीपर्चेस जनरली बैंक करता है, लेकिन यहां पे उल्टी सिचुएशन हो गई, आरबीआई रीपर्चेस कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट. चलो
Even the RBI sells government securities held by it to commercial bank under the condition of repurchasing those at a discounted rate upon the end of short term period. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही बोरोइंग करती है, आरबीआई भी बोरोइंग करती है, क्योंकि आरबीआई को भी कई बार दोस्तों पैसों की जरूरत पड़ती है। चलो अभी यहां पे क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है दोस्तों, पता है कि आरबीआई बैंक से पैसा ले रही है, ठीक है। अगर समझ लो ऐसा हुआ कि आरबीआई बैंक से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा ले रही है, आरबीआई बैंक को बोल रही है कि तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा है उस पे हम लोग तुम्हें 8% इंटरेस्ट दे देंगे, वो पैसा हमको दे दो, तो बैंक को मगजमारी में पड़ने में कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। आरबीआई को पैसा दिया वो एकदम सेफ है। अगर आरबीआई बोलेगी कि हम तुमको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक के पास जितना पैसा पड़ा होगा ना वो बैंक आरबीआई को दे देगी। तो आरबीआई को पैसा मिल गया तो बैंक के पास पैसा कम हो गया, बैंक के पास पैसा कम हो गया तो बैंक लोन कम देगा, बैंक लोन कम देगा तो लोगों के पास फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। एज ओपोज टू इट, अगर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बोलता है 2%, तो बैंक आरबीआई को पैसा नहीं देगी, लोगों को लोन देगी। तो इन दिस सिचुएशन फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी विल इंक्रीज। चलो जस्ट अ मिनट। हाँ नितिन भाई, અત્યારે હું જરાક છે ને વિડીયો રેકોર્ડ કરું છું, 15-20 મિનિટમાં જાઉં મકાન ઉપર। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, करते हैं शुरू। An increase in reverse repo rate means that commercial banks will get more incentive to park their funds with the RBI by lending more to RBI। मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को पैसा दे रही है तो कॉमर्शियल बैंक का तो काम हो गया, उसको वहीं से इंटरेस्ट मिल जा रहा है, ठीक है। thereby decreasing their lending to जनरल पब्लिक। पैसा तो इतना ही है, अगर आरबीआई को पैसा ज्यादा दे दिया तो जनरल पब्लिक को कम देंगे, आरबीआई को कम दिया तो जनरल पब्लिक को ज्यादा देंगे, पैसा तो फिक्स ही है बैंक के पास, ठीक है। एंड अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम है तो बैंक आरबीआई को पैसा नहीं देगी, वो पैसा जनरल पब्लिक को देगी, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। सो दिस इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलो अभी ट्रेंड्स ऑफ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। जनवरी 2006 में रेपो रेट है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 5.5%, मार्च में 5%, 3.5%, अप्रैल में 6.5 और 6%। देखो एक चीज किसी ने नोट की, रेपो रेट हमेशा हाई है व्हेन कंपेयर्ड टू रिवर्स रेपो रेट। क्यों? क्योंकि रेपो रेट आरबीआई को मिलेगा, रेपो रेट इज द इनकम ऑफ आरबीआई एंड रिवर्स रेपो रेट इज द एक्सपेंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई देगा ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन और लेगा कम इंटरेस्ट पे लोन। आरबीआई बाप है यार, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, आरबीआई का थोड़ी बैंक को प्रॉफिट देने बैठा है। मतलब अगर आरबीआई से पैसा लेने जाओ ना तुम लोग आज, तो तुमको 6.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वही पैसा अगर आरबीआई को देने जाओ तो तुम्हें 6% मिलेगा, तो बीच में 50 पैसा है वो आरबीआई का स्प्रेड हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज अबाउट अप्रैल 16। फिलहाल के ट्रेंड से 4% और 3.25%। 4% इज द रेपो रेट एंड 3.25% इज द रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक आरबीआई, बैंक के पास सिक्योरिटीज है, आरबीआई के पास कैश है, बैंक वो सिक्योरिटीज आरबीआई को दे रहा है और आरबीआई से लोन ले रहा है। नाउ दीज सिक्योरिटीज आर सोल्ड विद अ कंडीशन टू रीपर्चेस देम। अभी बैंक आरबीआई के पास जाके वो सिक्योरिटीज को रीपर्चेस करेगा, पैसा वापस देगा अलोंग विद इंटरेस्ट। जिस रेट पे आरबीआई से वो सिक्योरिटीज रीपर्चेस करेगा उस रेट को कहा जाता है रेपो रेट या तो फिर रीपर्चेस रेट। सिचुएशन उल्टी हो गई। अभी ये रेपो रेट की बात करते हैं। समझ लो कि अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा कि बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो बैंक कम लोन लेगा, बैंक कम लोन लेगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे लेगा तो लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, इसलिए लोग भी कम लोन लेंगे। लोग कम लोन लेंगे तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। इसका उल्टा भी हो सकता है। नाउ एट टाइम्स बैंक आरबीआई को भी कई बार शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई के पास सिक्योरिटीज है, बैंक के पास पैसा है, बैंक से आरबीआई सिक्योरिटीज बैंक को देगा और बैंक से लोन ले लेगा। नाउ अगेन आरबीआई विल एंटर इनटू अ रीपर्चेस एग्रीमेंट कि एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड आरबीआई विल रीपर्चेस दो सिक्योरिटीज, तो आरबीआई पैसा वापस देगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। यहां सिचुएशन उल्टी हो गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रीपर्चेस रेट यानी रिवर्स रेपो रेट। वन थिंग टू बी नोटेड वेरी केयरफुली इज
रेपो रेट विल ऑलवेज बी हायर देन रिवर्स रेपो रेट. व्हाई? बिकॉज रेपो रेट आरबीआई को लेना है और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई को देना है, तो आरबीआई भी कुछ ना कुछ नफा तो रखेगा अपना. समझ में आ रहा है? अभी जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक को तो बिना मगजमारी के ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक क्या कर देगा, पैसा आरबीआई में डाल देगा और लोगों को कम लोन देगा, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? वेरी 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 टेक्निकल टॉपिक, बहुत टेक्निकल है, ध्यान से समझना पड़ेगा और दिमाग को खोलना पड़ेगा. सिर्फ समझने से भी मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. अभी आरबीआई का हमने जो एक पॉइंट देखा था, मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, उसमें एक आया था बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब अगर बैंक की हालत खराब हो गई, बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो आरबीआई विल कम इन एंड विल श्योरली हेल्प द बैंक्स. तो स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन मतलब अगर बैंक इमरजेंसी में आ गई, बैंक को एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैश, एक्यूट मतलब खतरनाक कैश की शॉर्टेज हो गई, तो आरबीआई बैंक को लोन देके बैंक की मदद करेगा और इस पे भी इंटरेस्ट लिया जाएगा. चलो देखते हैं. देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज के सामने आरबीआई पैसा देगा इन एन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एन एक्यूट कैश शॉर्टेज. एक्यूट मतलब खतरनाक कैश की शॉर्टेज हो गई बैंक के पास, तो बैंक अपनी सिक्योरिटीज को मॉर्गेज रख के आरबीआई से पैसा ले सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में. दिस रेट इज हायर देन द रेपो रेट. क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी में पैसा लेने जाओगे तो आदमी ज्यादा ही पैसा लेने वाला है तुमसे. ठीक है. इन 2016 दिस रेट वॉज 7%. देखो 2016 का रेपो रेट कितना था, 6.5, और ये कितना था, 7%, मतलब आधा % ज्यादा था. क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा मिल रहा है, ये रेगुलर सिचुएशन में मिल रहा है. तो इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एक्यूट कैश शॉर्टेज में बैंक आरबीआई से पैसा ले सकती है, विच इज टर्म्ड एज स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विच आरबीआई प्रोवाइड्स टू द बैंक. समझ में आ रहा है? मार्जिनल मतलब एडिशनल फैसिलिटी कि आरबीआई अगर बैंक कहीं अटक गई तो आरबीआई ऊपर बैठा है, आधा % ज्यादा दोगे तो पैसा तुमको मिल जाएगा. तो फर्स्ट वन वाज बैंक रेट, सेकंड वन इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड वन इज स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. तीनों टू एन एक्सटेंट सिमिलर है. नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ एंड फिफ्थ, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. चलो बात करते हैं. याद करो क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक, वहां पे मैंने तुम लोगों को समझाया था कि बैंक जितनी डिपॉजिट लेगी, बैंक का इंटरेस्ट यही होगा कि सारा पैसा लोन दे दे. तो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि मैंने 100 करोड़ रुपए की बैंक में, 1 करोड़ की बैंक में एफडी करवाई, बैंक ने वही 1 करोड़ रुपए की जेकिल सर को लोन दे दी, तो अभी मेरे को अगर 10 लाख की जरूरत पड़ी तो बैंक मेरे को पैसा कहां से वापस देगा. तो आरबीआई नोज दिस थिंग वेरी वेल. तो आरबीआई ने क्या बोला है कि टोटल बैंक की जो डिपॉजिट्स है, टोटल बैंक की जो डिपॉजिट्स है उसके स्पेसिफाइड %, सर स्पेसिफाई कौन करेगा, आरबीआई करेगा, उतना पैसा का बैंक को लालच रखने का नहीं, उतना कैश बैंक को अलग से रख देने का कि कोई भी डिपॉजिटर आके पैसा मांगे तो बैंक की बैंड ना बच जाए. सो आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स बैंक हैव टू कीप सम % ऑफ कैश एज अ रिजर्व. उसको अलग रख देना है. बैंक कैन नॉट गिव लोन अगेंस्ट इट. तो उसको क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो. दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश. समझ में आ रहा है? चलो, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई. मिनिमम मतलब कम से कम इतना तो रखना है, इससे ज्यादा रखो तो अच्छा है. विद आरबीआई, ये पैसा आरबीआई के पास रखना है. इनिशियली सीआरआर वाज डिसाइडेड टू बी 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट्स. अब ये डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स क्या है, ये तुम लोग को मालूम नहीं होगा. डिमांड डिपॉजिट मतलब मैं कभी भी जाकर जो पैसा मांग सकूं उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट. मींस द अमाउंट विच इज विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, जब चाहिए तब मिलेगा. एंड टाइम डिपॉजिट मतलब द अमाउंट विच इज विड्रॉवेबल ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. जैसे कि समझ लो मेरे सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपीज पड़े, तो वो पैसा मैं कभी भी चाहूं तब विड्रॉ कर सकता हूं, एटीएम से, बैंक से, कभी भी. तो वो क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट. व्हाई? बिकॉज इट इज विड्रॉवेबल ऑन डिमांड. और समझ लो कि मैंने 2 लाख रुपए की बैंक में 1 साल की एफडी करवाई है, तो वो 2 लाख रुपए में 1 साल के बाद विड्रॉ कर सकता हूं. सो इट इज विड्रॉवेबल आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो उसको क्या कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट कहा जाता है. सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सभी में जो पैसा है ना फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स. और जो मेरी बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स है ना, उसे कहा जाता है टाइम डिपॉजिट्स. नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ समझा रहा हूं. ठीक है. इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ट बाय आरबीआई. आरबीआई को कैश समझ लो
वॉल्यूम, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में बैलेंस लाना है, इस हिसाब से वो उसमें वेरिएशन करता रहता है, ठीक है। सिंस 1962 से CRR इज वेरिएबल बिटवीन 3% एंड 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। मतलब बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स है उससे उसके 3% से लेके 15% के बीच में बैंक को कैश रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है। CRR fulfills the need of a comfortable amount of कैश रिजर्व्स विद द बैंकिंग सिस्टम। मतलब बैंकिंग सिस्टम के पास एक कैश की भी लेवल होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी डिपॉजिटर आके पैसा मांगे तो बैंक उसको पैसा दे सके, तो बैंकिंग सिस्टम हेल्दी रहे। इन केस मेनी कस्टमर स्टार्ट विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट्स, समझ लो कि लोगों को पैसों की जरूरत पड़ने लगी एंड बैंक्स हैव टू प्रोवाइड कैश अगेंस्ट देयर डिपॉजिट्स। तो अगर बैंक को पैसा देना पड़ा तो बैंकिंग सिस्टम के पास एडिक्वेट पैसा होना चाहिए कि लोगों को जब पैसा चाहिए तब मिल जाए, ठीक है। अभी इससे और एक चीज भी होगी, समझ लो कि बैंक के पास टोटल 100 करोड़ की डिपॉजिट हुई और समझ लो कि आरबीआई बोलता है कि कुछ रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, ऐश करो, जिंदगी जियो अपनी। तो बैंक क्या करेगा, 100 करोड़ की लोन दे देगा। अगर 100 करोड़ की लोन दे दी तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या बोलेगा कि ये 10% तुम लोग रिजर्व रख लो, 100 करोड़ का 10% यानी 10 करोड़ रिजर्व रख लो, तो बाकी का 90 करोड़ का लोन दो। तो बैंक अगर लोन कम देगा तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। तो इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई विल इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। और मंदी में क्या कर देगा, आरबीआई बोलेगा कि कैश रिजर्व रेशियो कम रखो और लोगों को ज्यादा लोन दो ताकि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए। अभी दोस्तों यू विल बी प्लीज टू नो कि अभी तो मार्केट में कौन सी सिचुएशन चल रही है, तेजी की कि मंदी की? यू ऑल वुड से सर तेजी की, मंदी की सिचुएशन चल रही है, तो कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना चाहिए? कम। राइट नाउ एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कैश रिजर्व रेशियो इज 3%। क्यों? क्योंकि मंदी की सिचुएशन है, गवर्नमेंट विशेष की मार्केट में पैसा ज्यादा घूमे, ठीक है। चलो, Besides, this is also used as an instrument to control inflation. ये सारे instruments हैं ना friends, these are used to control inflation or deflation. When CRR is higher, commercial banks have lesser deposit money to create credit. मतलब commercial bank लोन ही कम दे पाएगी क्योंकि रिजर्व ज्यादा रखना है तो बचा ही पैसा कम, ठीक है। Thus they give fewer loans to people and hence money supply and inflation are curtailed. कम लोन देगी तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। CRR is reduced in times of deflation and depression. मंदी के टाइम में क्या कर देंगे, CRR को कम कर देंगे। अभी मंदी चल रही है तो CRR क्या चल रहा है, 3%। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट विशेष की मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए। सो दिस इज कैश रिजर्व रेशियो where all the banks have to keep certain percentage of the total deposits as cash reserve. This cash reserve is with a view to maintain healthy banking system wherein if the depositors come to withdraw money, it should be available with the bank. In times of inflation, bank will increase the RBI will increase the cash reserve ratio, due to which the flow of money in the market will decrease, and in times of depression or deflation, RBI will decrease this cash reserve ratio. समझ में आ रहा है? This is CRR. Now we are talking about SLR, Statutory Liquidity Ratio. समझ लो फ्रेंड्स कि अभी CRR 3% चल रहा है, ठीक है। आरबीआई बैंक के पास समझ लो टोटल 1 करोड़ की डिपॉजिट है, तो बैंक क्या करेगा, 3% यानी 3 लाख रुपया कैश रख देगा और 97 लाख की लोन दे देगा। अभी समझ लो कि किसी बंदे को 10 लाख की जरूरत पड़ी तो बैंक के पास तो सिर्फ 3 लाख रुपए है, तो क्या करेगा बैंक? तो तुम लोग बोलोगे सर ये कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई को ज्यादा रखना चाहिए। समझ लो आरबीआई 15% कैश रिजर्व रेशियो रख रहा है, तो बैंक 15 लाख रुपया अगर अपने घर पे रखेगी तो बैंक को नुकसान नहीं होगा। ऐसा पैसा जिस पे बैंक इंटरेस्ट दे रही है वो पैसा अगर घर पे पड़ा है, देन दिस इज अ लॉस फॉर बैंक, क्योंकि बैंक को इन 15 लाख रुपयों पे इंटरेस्ट पे करना है और सामने ये पैसा बैंक के कैशियर के पास पड़ा है जिसका बैंक को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आरबीआई ने क्या बोला पता है कि 3% तो तुम कैश अलग से रख ही दो क्योंकि वो तो जरूरी है, बाकी का तुम कुछ पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, बाकी का कुछ पैसा, ध्यान से, बाकी का कुछ पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो कि वो पैसा जब भी तुमको चाहिए तभी इमीडिएटली तुमको सेफली पैसा मिल जाए। जैसे कि गोल्ड ले लो, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो, ट्रेजरी बिल्स ले लो कि जो तुम लोग काली रात को बेचने जाओ ना तो भी तुम्हें पैसा मिल जाए। तो क्या होगा कि समझ लो कि कस्टमर्स पैसा लेने आए तो बैंक के पास भले कैश नहीं है पर बैंक के पास ऐसी सिक्योरिटीज है जिनको बेच के बैंक को इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। सो व्हाट आरबीआई इंसिस्ट टू ऑल द बैंक्स इज कीप सर्टेन मिनिमम परसेंटेज एज कैश रिजर्व्स और उसके साथ कुछ ज्यादा परसेंटेज ऐसा भी रखो लिक्विड एसेट्स में।
11th में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स की जिनको तुम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आरबीआई इंसिस्ट दैट ऑल द बैंक्स शुड कीप सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब ऐसे एसेट्स में पैसा डालो कि जहां से तुमको जब भी चाहिए तब पैसा मिल जाए। और आगे क्या शब्द लिखा है? स्टेच्यूटरी। स्टेच्यूटरी मतलब कंपल्सरीली। All the banks have to keep certain compulsory liquid assets which is prescribed under the RBI Act। देखते हैं, apart from and in addition to CRR मतलब होमवर्क भी करना है और टेस्ट भी देनी है, मतलब CRR तो रखना ही है और SLR भी रखना है। Statutory liquidity ratio is also compulsory under the Banking Regulation Act 1949। all banks have to maintain equal to and not less than मतलब कम से कम इतना रखना है 25% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। 25% अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 25% अलग रख देना है। कहां पे? डिमांड एंड टाइम बोथ इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। या तो कैश रखो या तो गोल्ड रखो एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कैश समझ में आया सर, लिक्विड है क्योंकि पैसा ही पड़ा है। गोल्ड समझ में आया सर, क्योंकि गोल्ड को बेच के कभी भी पैसा मिल सकता है। ये सर अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज तुम लोग को मालूम है कि बॉन्ड्स है कि फिर ट्रेजरी बिल्स है, ये सारा सिक्योरिटीज में आता है। अप्रूव्ड मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, कोई बेकार बंदा इश्यू करे सिक्योरिटीज वो नहीं। तो इसका मतलब चलो हम लोग ऐसे समझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दो शब्द समझ में आए। अप्रूव्ड को गवर्नमेंट समझ लो, सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज समझो। अभी ये सर ये अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है समझाता हूं। एनकम्बर्ड मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या बोझा है। मतलब समझ लो मैं अपना घर बना रहा हूं, उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया, तो मेरा घर बैंक में मॉर्गेज्ड है। क्या है? मॉर्गेज्ड है, मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और बंदे का राइट है। इट इज टर्म्ड एज एन ऑब्लिगेशन, जिसको इंग्लिश में या लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस मतलब गुजराती में उसको हम लोग बोलते हैं बोझा। कि समझ लो तुमने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर 20 लाख की तुमने लोन ली, तो उस प्रॉपर्टी पे 20 लाख रुपीस का ऑब्लिगेशन है, तो उसको कहा जाता है एनकम्बर्ड। और अनएनकम्बर्ड मतलब मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर किसी को एक भी रुपया मेरे को नहीं देना है, इट इज माय ओन्ड प्रॉपर्टी, तो उसको कहा जाता है अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी। मतलब जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, जिसके ऊपर कोई बोझा नहीं है, जिसको मैं कभी भी सेल कर सकता हूं, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टी। अगर घर के ऊपर लोन लिया है तो घर है एनकम्बर्ड, और अगर समझ लो कि मेरी दुकान है उसके ऊपर मैंने लोन नहीं ली, तो वो क्या हो गया? अनएनकम्बर्ड। यहां पे कौन सा चाहिए? अनएनकम्बर्ड, जिसके ऊपर कोई लोन ना हो। तो सारे ही बैंक्स को इन एडिशन टू सीआरआर कुछ सर्टन परसेंटेज, मिनिमम 25% कहां पे रखना है? कैश में, गोल्ड में या अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना है, फर्जियात। ठीक है। अभी यहां पे भी इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो बैंक क्या बोलेगा? आरबीआई क्या बोलेगा? तुम लोग ज्यादा रिजर्व रखो। अगर बैंक ज्यादा रिजर्व रखेगा तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। और मंदी में आरबीआई क्या बोलेगा कि तुम लोग कम रिजर्व रखो, ज्यादा लोन दो। ज्यादा लोन दोगे तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, तो डिप्रेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। यहां पे देखो, ये सारे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? पहले मतलब समझना है और फिर इन्फ्लेशन या डिप्रेशन को ध्यान में लेते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। वेरी सिंपल। अ हायर एसएलआर डाइवर्ट्स मतलब पैसा दूसरी जगह चैनलाइज कर देगा। बैंक्स फंड्स फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस टू अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब जो पैसा से बैंक लोन देने वाली थी, वो पैसा कहां चला गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला गया। एंड हेल्प्स टू मीट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, तो क्या हो गया? एक तो ये पैसा गवर्नमेंट को लोन मिल गया, तो गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट तो खलास ही है अपनी। एंड ऑन द अदर हैंड इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट लोन्स, मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से लोन देगी। एंड रेज मनी सप्लाई बाय क्रेडिट क्रिएशन, मतलब बैंक के पास पैसा नहीं है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। दूसरा केस, एंड अ लोअर एसएलआर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट लोन, मतलब अगर बैंक को सिक्योरिटीज कम लेनी है तो बैंक लोन ज्यादा देगा। एंड रेज मनी सप्लाई बाय क्रेडिट क्रिएशन। इफ एसएलआर इज हायर पीपल गेट लेसर क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। एसएलआर ज्यादा लोन कम, एसएलआर कम लोन ज्यादा, सीआरआर ज्यादा लोन कम, सीआरआर कम लोन ज्यादा। समझ में आ रहा है? चलो, दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 5 चीज पढ़ी: बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी लास्ट 2 बाकी रहे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएमओस।
ध्यान से पढ़ना वरना ये भी समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहां पे। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आरबीआई बॉन्ड्स की परचेज या सेल करेगा। चलो समझते हैं, ये है मार्केट, ये है आरबीआई। अभी देखो आरबीआई के पास तो क्या है पता है, आरबीआई के पास तो बॉन्ड्स भी होते हैं और आरबीआई खुद नोट प्रिंट करता है, तो आरबीआई के पास कैश भी होता है। अभी आरबीआई का धंधा क्या है, मार्केट को रेगुलेट करना, कि मार्केट सही तरह से चले। मार्केट आरबीआई को नहीं चलाता, आरबीआई मार्केट को चलाता है। समझ लो मार्केट में सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है, एक्सेसिव, बहुत सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो हो रहा है। आरबीआई क्या करेगा पता है, बॉन्ड्स जो अपने पास है ना, वो बॉन्ड्स मार्केट में सेल कर देगा। बॉन्ड्स क्या कर देगा, सेल कर देगा। समझ लो आधा % बॉन्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया आरबीआई ने, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड परचेस कर लेंगे। तो आरबीआई ने मार्केट को बॉन्ड्स दिए, तो सामने मार्केट आरबीआई को क्या दे देगा, कैश देगा, क्योंकि मुफ्त में तो बॉन्ड्स मिलने वाले नहीं है। अगर मार्केट आरबीआई को कैश दे देगा तो मार्केट के पास कैश कम हो जाएगी। अगर मार्केट के पास कैश कम हो जाएगी तो फ्लो ऑफ मनी कम हो गया, तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। समझ में आ रहा है, आरबीआई को यहां पे पैसों की जरूरत नहीं थी, पर मार्केट से पैसा छीनने के लिए आरबीआई ने क्या कर दिया कि बॉन्ड्स ले लो, पैसा दे दो। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज भी हो सकती है, दिस इज मार्केट, अगेन दिस इज आरबीआई। आरबीआई के पास तो अगेन कैश भी है और बॉन्ड्स भी है। मार्केट के पास भी दोनों होता है, तुम लोग भी हो तो तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ कैश होगी। एवरीवन हैज सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम अमाउंट ऑफ कैश। समझ लो कि मार्केट के पास भी पैसा है और बॉन्ड्स है, आरबीआई के पास भी पैसा है, बॉन्ड्स है। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई मार्केट में कि मार्केट में मंदी आ गई है, मार्केट में कैश का सप्लाई बहुत कम है, तो आरबीआई क्या चाहेगा, आरबीआई ये चाहेगा कि अपने पास जो पैसा पड़ा है ना वो मार्केट में डाल दे। तो आरबीआई क्या बोलेगा पता है मार्केट को, कि तुम लोग के पास जो बॉन्ड्स है ना वो मेरे को दे दो, मैं तुम लोग को ज्यादा प्राइस दूंगा तुम्हारी बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ भी, आरबीआई मार्केट से बॉन्ड्स परचेस कर लेगा, तो सामने आरबीआई को बॉन्ड, मार्केट को क्या देना पड़ेगा, कैश। तो मार्केट में के पास क्या आ गई, कैश। मार्केट के पास कैश आ गई तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, फ्लो, तो फिर क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी, तो डिफ्लेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है, आरबीआई ओपन मार्केट में जाएगा, या तो बॉन्ड्स परचेस करेगा या तो बॉन्ड सेल करेगा। आरबीआई बॉन्ड्स परचेस कब करेगा, जब आरबीआई ये चाहेगा कि मार्केट, आरबीआई देखो, आरबीआई बॉन्ड्स परचेस करेगा तो आरबीआई मार्केट में पैसा डालेगा। आरबीआई कब पैसा डालेगा, जब मंदी चल रही हो। तो इन टाइम्स ऑफ डिप्रेशन आरबीआई विल परचेस बॉन्ड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। और तेजी की सिचुएशन में आरबीआई क्या चाहता है कि मार्केट के पास से पैसा ले ले, उसके लिए उसको क्या दे देगा, बॉन्ड्स दे देगा। तो इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई विल सेल बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट एंड विल टेक कैश फ्रॉम द ओपन मार्केट, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ, बहुत बहुत हेवी टॉपिक्स है ये सारे, ठीक है। When the RBI purchases government bonds from the market, the supply of money in the economy rises. अगर ये परचेस कर रहा है तो सामने मार्केट को पैसा दे रहा है ना, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक में ये तुम पढ़ो ना, व्हेन आरबीआई परचेजेस बॉन्ड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइजेस। मालूम ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो आरबीआई ने बॉन्ड्स परचेस किया तो आरबीआई ने मार्केट को पैसा दिया सामने, तो मार्केट में पैसा बढ़ गया, तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। समझ में आ रहा है, पूरी चीज समझो। The supply of money in the economy falls when RBI sells bonds in the open market. अगर RBI ओपन मार्केट में बॉन्ड सेल करेगा तो ओपन मार्केट से पैसा ले लेगा, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। Such operations are undertaken to regulate inflation and depression. मैंने तुम लोग को समझाया ही था कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही ये है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ रहा है। The instrument was not used in India prior to 1991. 1991 के पहले तो भारत अलग था, अब भारत अलग हो गया। समझ में आ गया। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉट मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आ रहा है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लास्ट वन थोड़ा और ध्यान से समझना पड़ेगा वरना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा इसमें। स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी देखो मैंने तुम लोगों को आरबीआई के मॉनेटरी फंक्शंस में एक चीज पढ़ाई थी कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है
देखो फॉरेन एक्सचेंज तो देश में आएगी। समझ लो कि मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं और वो मोबाइल फोन अमेरिका में सेल कर रहा हूं, तो अमेरिका का जो इंपोर्टर है वो मेरे को डॉलर में पेमेंट करेगा। तो मेरे पास इंडिया में डॉलर्स आए, वो डॉलर में लीगली अपने पास नहीं रख सकता हूं, तो आई हैव टू सेल दोज डॉलर्स टू आरबीआई। तो मैंने अगर आरबीआई को डॉलर सेल किए तो आरबीआई के पास तो डॉलर्स बढ़ गए। समझ रहा है, समझ में आ रहा है? तो आरबीआई के पास सारा फोरेक्स रिजर्व पड़ा है। अगर आरबीआई के पास फोरेक्स रिजर्व बढ़ गया, आरबीआई के पास फोरेक्स रिजर्व बढ़ गया, तो आरबीआई को सामने मार्केट को कैश भी तो पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और समझ लो कि मैं $100 आरबीआई को सेल कर रहा हूं, तो आरबीआई के पास $100 आया, $1 की प्राइस 70 रुपीज है, तो आरबीआई को 70 × 100 7,000 रुपीज मेरे को देना है। तो आरबीआई के पास फोरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, तो इंडियन करेंसी का रिजर्व कम हो रहा है। एज अपोज टू इट, अगर लोग आरबीआई से फोरेक्स रिजर्व परचेस कर रहे हैं, समझ लो मैं चाइना से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, चाइना को मारो गोली, मैं अमेरिका से कोई चीज परचेस कर रहा हूं, तो मेरे को उसका पेमेंट डॉलर में करना है। मेरे पास डॉलर्स नहीं है, तो मैं आरबीआई से डॉलर परचेस करके उसका पेमेंट डॉलर में करूंगा। आरबीआई से डॉलर खरीदूंगा तो मेरे को आरबीआई को इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी। तो आरबीआई के पास डॉलर का रिजर्व कम हो गया, इंडियन करेंसी का रिजर्व बढ़ गया। मतलब इन द एंड बैलेंस शीट तो मेंटेन्ड ही रहेगी। फोरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो इंडियन करेंसी का रिजर्व कम होगा, फोरेक्स रिजर्व कम होगा तो इंडियन करेंसी का रिजर्व कम होगा, बढ़ेगा, सॉरी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल हो जा रही है, बैलेंस हो रही है। एट द एंड बैलेंस शीट हैज टू टैली। सो दिस इज अबाउट फोरेक्स रिजर्व्स की वजह से आरबीआई में जो चेंजेस आ रही है आरबीआई की बैलेंस शीट में, उसको स्टेरिलाइज करना है। चलो देखते हैं। When there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade and foreign investments, मतलब आरबीआई के पास बहुत ज्यादा फोरेक्स रिजर्व्स आ गया। क्यों? ट्रेड यानी हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई या एफआईआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया। आरबीआई इंडल्जिस इन ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी आरबीआई के पास है ना कि घर पे 50,000 लाख करोड़ नहीं पड़ा है। अभी आरबीआई समझ लो मेरे पास $1 करोड़ आया, वो आरबीआई को मैं सेल करने गया, तो आरबीआई को मेरे को 70 करोड़ रुपीस पे करना है ना एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो आरबीआई क्या कर देगा, उतना इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा मार्केट में, तो 70 करोड़ आ गया वो मेरे को दे देगा। मतलब आरबीआई के पास फोरेक्स रिजर्व्स बढ़ गया और आरबीआई ने जो अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो बेच दी, तो बैलेंस शीट स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? दिस इज डन टू कीप द बैलेंस शीट अनचेंज्ड ओइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज। तो बैलेंस शीट को क्या रखना है, अनचेंज्ड रखना है। Thus it sterilizes its balance sheet against external shocks. External मतलब foreign shocks. If it buys government bonds, if there is excessive outflow of foreign exchange, मतलब समझ लो मैं आरबीआई के पास जाके $100 करोड़ परचेस कर रहा हूं, तो आरबीआई को मेरे को 7,000 करोड़ रुपया कैश पे करना है। अभी आरबीआई के पास 7,000 करोड़ रुपया कैश आया, तो आरबीआई क्या कर लेगा, उसके सामने से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर लेगा। मतलब फोरेक्स रिजर्व कम हुआ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा हुआ, फोरेक्स रिजर्व ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम हुआ। इन द एंड द बैलेंस शीट हैज टू बी स्टेबिलाइज। तो इसको क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बढ़ने या घटने के बावजूद आरबीआई हैज टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज्ड, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये पॉइंट याद रखना ही मुश्किल है, ठीक है। सो दीज आर द 7 quantitative measures of credit control, a very important question, very difficult question, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? तो अभी इसको, ये सारे पॉइंट्स को याद किस तरह से रखना है, चलो अभी इसको याद किस तरह से रखना। देखो, एक होगा बैंक, बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, एक होगा आरबीआई। अभी सबसे पहले है ना, बैंक के पास डिपॉजिट्स आएगी, आरबीआई के पास लोग नहीं जाएंगे, लोग बैंक के पास जाएंगे। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आई उसमें से बैंक को कुछ परसेंटेज कहां पे रखना है, कैश रखना है। कैश रिजर्व्स किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज बैंक को क्या रखना है, आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो रखना है। और दूसरा कौन सा रिजर्व मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी मेंटेन करना है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस करके आरबीआई से परचेस करे, कहीं से भी परचेस करे। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आई उसमें से बैंक को कैश रिजर्व रेशियो रखना है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना है। समझ लो कि ये पैसा आरबीआई के पास का है, ठीक है। अभी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, कई बार बैंक को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। कैसी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार बैंक को समझ लो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। किसके लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और कई बार बैंक को इमरजेंसी में पैसा चाहिए। तीनों सिचुएशन में पैसा चाहिए, पॉसिबल है।
शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और इमरजेंसी में चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से बैंक पैसा ले रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे करेगा उसको कहा जाता है बैंक रेट। क्या कहा जाता है? बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक लोन ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगा उसको कहा जाता है रेपो रेट। और अगर इमरजेंसी में जैसे कि एक्यूट कैश शॉर्टेज में पैसा लिया जा रहा है तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया था स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। इस पे भी इंटरेस्ट रेट पे करना है विच इज जनरली हायर देन रेपो रेट। स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। समझ में आ रहा है? फिर कई बार क्या होता है कि आरबीआई को भी कई बार शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगा। उस शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट विच इज जनरली लोअर देन रेपो रेट। समझ में आ रहा है? कितने पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4 5। देखो कितना आसानी से याद रह गया। बैंक के पास डिपॉजिट्स का जो पैसा आया उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स रखना है और कुछ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रखना है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब पैसा आरबीआई के पास है, बैंक को पैसों की जरूरत है। बैंक को पैसों की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और इमरजेंसी में भी हो सकती है। इफ इट इज फॉर लॉन्ग टर्म तो उसको इंटरेस्ट रेट को कहते हैं बैंक रेट। इफ इट इज फॉर शॉर्ट टर्म उसको बोलते हैं रेपो रेट। और इफ इट इज इन इमरजेंसी सिचुएशन तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से पैसा चाहिए तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और समझ लो बैंक और आरबीआई है, उसके साथ समझ लो एक इंडिया का बंदा है और एक फॉरेन का बंदा है। ठीक है, इंडिया के बंदे के साथ भी आरबीआई कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करेगा ओपन मार्केट के साथ, तो उसको कहा जाता है ओएमओस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और फॉरेन करेंसी की वजह से भी जो चेंजेस आती है उसके साथ भी उसको ट्रांजैक्शन करना है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए 7 पॉइंट। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, फिर स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन और फाइनली स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट। ये 7 पॉइंट तुम लोग को याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? अभी यहां पे समझ लो कि तुमको ये दोनों याद रखने हो तो इसमें याद रख दो निफ्टी या सेंसेक्स, मतलब इंडियन शेयर मार्केट। सेंसेक्स या निफ्टी याद रख लो, या एनएसई बीएसई ये सब तुमने पढ़ा होगा शायद एसपी में। और इसके लिए याद रख दो नेस्डेक या डाउ जोन्स। ये क्या है? फॉरेन मार्केट्स है। ठीक है, सो दिस इज क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान से समझना पड़ेगा वरना कुछ मालूम पड़ेगा नहीं। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सिलेक्टिव, कुछ चुने हुए मेजर्स, दैट इज द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, बिसाइड्स द जनरल मेजर्स एंड डिफरेंट from the general measures, the RBI uses certain selective measures to direct credit for development of certain sectors or sections of the economy. These measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact all sectors similarly. मतलब ये जो चारों measures है ना, they will be for limited section, limited sector, ये सबको applicable नहीं होंगे। मतलब समझ लो if it is applicable to agriculture sector तो इसका असर सिर्फ agriculture sector पे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बोलो, सबको ये impact नहीं करेंगे। लेकिन quantitative measures were applicable to everyone unanimously, यहाँ पे जिसको applicable उसी को लागू पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? समझ लो तुम लोग बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने तुमको लोन दे दिया, तुम्हारा चेहरा एकदम सही है, तुम पे बैंक ने विश्वास कर लिया, तुमने अब बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जा जो हो वो कर ले। तो बैंक क्या तुम लोग को मारने आने वाली है? नहीं आने वाली। बैंक का धंधा क्या है कि प्रॉपरली काम करना है, प्रॉपरली लोन देनी और प्रॉपरली इंटरेस्ट लेना है। तो इन दीज केसेस अगर बैंक विदाउट सिक्योरिटी लोन देगा तो लोग पैसा नहीं देंगे। तो बैंक क्या करती है? लोन देने से पहले बोलेगी कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमारे पास मॉर्गेज रखो। नाउ दैट सिक्योरिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाउस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तुमको बैंक के पास रखनी है। तो अगर तुम बैंक को पैसा ना दो तो बैंक वो सिक्योरिटी सेल करके अपना पैसा वसूल कर ले। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। Banks must ensure that public return the loans
गिवन टू देम, मतलब ये जरूरी है कि बैंक लोगों को पैसा दे रही है तो लोगों को पैसा बैंक को वापस दे, वरना बैंक डूब जाएगी। समझ में आ रहा है? हेंस दे लेंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम द बोरोवर, मतलब कुछ ना कुछ तुमसे सिक्योरिटी लेंगे फिर ही तुमको लोन देंगे। इन केस द बोरोवर इज नॉट एबल टू रिपे द लोन, समझ लो कि उसकी नीयत खराब हो गई, वो खुद खराब हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, तो अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा, द बैंक यूजेस द सिक्योरिटी टू रिकवर इट्स ड्यूज, तो बैंक क्या करेगा? सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा निकलवा लेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी, सोना, डिपॉजिट्स, कार, हाउस, लैंड एक्सेट्रा सिक्योरिटी, और अगर तुमने इसके सामने लोन ली और तुम पैसा वापस नहीं दे रहे तो बैंक ये चीज बेच के अपना पैसा कवर कर लेगी। ठीक है? Security specifications are different for different segments of the population so that all sections of the population can have the opportunity to obtain bank credit and all sectors including agriculture sector develop well। मतलब बैंक क्या बोलता है, आरबीआई क्या बोलता है कि तुम लोग इस तरह से सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रखो कि सभी को लोन मिल पाए। जैसे कि समझ लो ये ज्वेलरी की लोन क्यों रखी कि कई बार किसी फीमेल को लोन की रिक्वायरमेंट है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो फीमेल्स इन इंडिया हैव लॉट मेनी ज्वेलरी, उनके पास बहुत सारे सोना जवेरात वगैरह होते हैं, तो उसको बैंक के पास मॉर्गेज लेके वो लोग लोन ले सकते हैं। तो सबको कहीं ना कहीं लोन मिल पाए, इस तरह से सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रखो। कई बार आरबीआई कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में बैंक को यह भी बोलता है कि छोटी छोटी लोन के लिए तुम लोग सिक्योरिटी भी मत लो, ताकि लोगों को पैसा मिले। 50,000 लाख रुपए की लोन है, कोई सिक्योरिटी के बिना भी मिलती है कई बार। ठीक है? Hence, RBI directs commercial banks regarding the amount of security which they may ask for in case of different types of loans or from different sections of the people। ये भी बहुत अच्छी चीज है। समझ लो कि मैं 50 लाख रुपए की लोन लेने गया, तो बैंक मेरे को कितने रुपए की सिक्योरिटी रखने का बोलेगा। समझ लो मैं 50 लाख की लोन लेने गया और मैंने बैंक को, समझ लो कि मैंने गोल्ड का एक कड़ा पहना है, वो बैंक को बोला कि ये 2 लाख रुपया रखो तुम सिक्योरिटी में, तो बैंक को मैंने बोला मैं पैसा ना दूं तो ये बेच देना, तो बैंक का काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई तेरे को 50 लाख की लोन चाहिए तो तू 80 लाख की सिक्योरिटी रख, 1 करोड़ की सिक्योरिटी रख। तो कितनी लोन के सामने कितनी सिक्योरिटी रखनी, वो भी आरबीआई डायरेक्ट करेगा बैंक को। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है? अ पुअर फार्मर में बी ग्रांटेड लोन विदाउट मच सिक्योरिटी, उसके साथ बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करेगी बैंक, तू ले जा भाई तेरे को जरूरत है। एंड रिच बिजनेस पर्सन may be required to keep more as security with bank for a loan, मतलब छोटा फार्मर है उसको क्या बोलेगी बैंक कि तू ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखेगा फिर भी चलेगा, लेकिन अगर कोई रिच बिजनेसमैन है तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ठीक है? सो दिस इज अबाउट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कि तुम लोग लोन ले रहे हो तो कुछ परसेंटेज तुमको सिक्योरिटी, तुम लोग को कुछ ना कुछ चीज बैंक को सिक्योरिटी में देनी है, तो अगर तुम लोग पैसा ना दो तो बैंक वो चीज बेच के अपना पैसा निकलवा सके। ठीक है? सेकेंड इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब समझ लो मैं 50 लाख की लोन ले रहा हूं, मैंने बैंक को बोला ये लो 50 लाख की मैं तुमको सिक्योरिटी देता हूं, तो तुम लोग बोलोगे सर बराबर है, एक हाथ दिया एक हाथ लिया, आप 50 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, तो अगर आप पैसा ना दो तो बैंक 50 लाख की चीज बेच के अपना 50 लाख निकलवा लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। समझ लो कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, एक सेकंड नितिन बात करना जरा, काम देने गए। 50 लाख की मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, वो मैंने आज परचेस करी, समझ लो कि मंदी की वजह से उसकी प्राइस गिर गई, उसकी प्राइस हो गई 25 लाख। मैंने लोन 50 लाख की ली है, प्रॉपर्टी भी 50 लाख की है, लेकिन उसकी कीमत मंदी की वजह से हो गई 25 लाख। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जाने देना, लोन का पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैंने बैंक वाले को बोला कि मेरा घर है ना वो आप लोग रख लो, मैं अभी लोन वोन नहीं भरने वाला। तो बैंक की तो बैंड बच गई ना। अगर इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाती तो मैं पैसा भर देता, अगर इसकी वैल्यू 25 लाख हो गई तो मैं पैसा नहीं भरूंगा। तो बैंक क्या बोलती है पता है कि तुम लोग है ना, मेरे को अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दोगे ना तो मैं तुमको सामने 70 लाख की लोन दूंगा, 30% में मार्जिन कट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कल तेरी प्रॉपर्टी ना बिके तो मैं क्या करूं। दिस इज कॉल्ड मार्जिन, कि तुम जितना असेट रखोगे उसके सामने कुछ परसेंटेज कट करके ही बैंक तुम्हें लोन देगी, पूरी लोन देने वाली बैंक नहीं है। समझ में आ रहा है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, द आरबीआई ऑल्सो सेट्स मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। मार्जिन्स कितना परसेंटेज कट करना है। अभी मार्जिन भी हर अलग अलग सिक्योरिटी के लिए अलग होंगे। जैसे कि जमीन है तो जमीन में मार्जिन ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी रिस्की एसेट है, आज वैल्यू ज्यादा है कल कम भी हो जाए। लेकिन तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखोगे तो उसमें मार्जिन कम होगा, क्योंकि वो सेफ है, उसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। ठीक है? An individual is given only a certain percentage as loan of total value of assets offered as security।
मतलब तुम जितना असेट दे रहे हो उसके चंद परसेंटेज ही तुम्हें लोन मिलेगी। इट मे बी 65%, 70%, 75%, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बैंक, और तुम्हारी कितनी मार्केट में इज्जत है उसके ऊपर। बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हाँ, गोल्ड लोन लेने जाओ तो उसमें कई बार 10 या 20% मार्जिन होता है। तुम लोग अगर लैंड के सामने लोन लो तो कई बार बैंक 50% भी मार्जिन रख लेती है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्जिन होता है, हर बैंक में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो, सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग मतलब फिक्सिंग अ लिमिट। समझ लो कि कोई बैंक है, एक बैंक है, वो क्या करता है पता है, सारा पैसा है ना, सारा पैसा जितनी उसके पास डिपॉजिट आई वो इंडस्ट्रीज को लोन देता है। तो बैंक, तो आरबीआई बोलेगा ऐसा मत करो, इंडस्ट्रीज को तुम लोग टोटल इतना परसेंटेज लोन दे सकते हो, एग्रीकल्चर को भी तुम्हें इतना लोन देना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इतना ही लोन देना है। तो एक लिमिट डाल दी कि इससे ज्यादा पैसा तुम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को मत दो, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कोई सेक्टर डूब गए तो क्या होगा। जैसे कि समझ लो एयरलाइन सेक्टर है, तो हम लोग को ये लगता है कि एयरलाइन में तो नफा ही, एक फ्लाइट की टिकट है, भूज से तो मुंबई जा रहे हो 10,000 रुपए ले रहे हैं तो वो तो कमा ही रहे होंगे, बट एविएशन सेक्टर इज वर्स्ट, वहां इतना लॉस हुआ है कि बैंकों की बैंड बच गई है। तो बैंक क्या बोलता है, आरबीआई क्या बोलता है सबको, बैंक को, कि तुम लोग कुछ परसेंटेज से, कुछ अमाउंट से ऊपर किसी भी सेक्टर में लेंडिंग मत करना। द आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब सीलिंग फॉर क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सीलिंग्स यानी अपर लिमिट फिक्स कर दी। जैसे कि समझ लो बोल दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को 2000 करोड़ से ऊपर की लोन नहीं देनी, तो नहीं देनी, दलील करने की नहीं, ये सबके लिए लिमिट्स या सीलिंग फिक्स होगी, ठीक है। ये छोटी बैंक्स होती है ना, जो कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, भुज कमर्शियल, बीएमसीबी, वहां पे तो बोरोवराइज भी सीलिंग फिक्स होती है कि एक इंडिविजुअल बोरोवर को तुम 50 लाख के ऊपर की लोन ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वरना क्या होगा, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को सब लोन दे देंगे। तो यहां ऐसी भी सीलिंग फिक्स की जा सकती। सीलिंग मींस लिमिट। फाइनली, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट मतलब सबसे अलग अलग इंटरेस्ट रेट लो, पार्शियलिटी करो, जिसको तुम लोग पार्शियलिटी बोलते हो ना, कि स्कूल में टीचर इसको कुछ नहीं बोलते, मेरे को डांटते हैं, इसी तरह से बैंक भी ये करता है। कोई प्रायोरिटी सेक्टर है, कोई फार्मर है, उससे कम इंटरेस्ट लो, लेकिन उसी के सामने दूसरा एक बिजनेसमैन है तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लो। दिस इज टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग पे कम इंटरेस्ट लेना है और बाकी सेक्टर्स पे ज्यादा लेना है। होम लोन के लिए कम इंटरेस्ट लेना है, बिजनेस लोन के लिए ज्यादा लेना है, ठीक है। आरबीआई सजेस्ट डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग्स। मतलब किस पर्पस से पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट फिक्स करो। This is called the policy of discriminatory interest rate. For example, a relatively lower interest rate is charged from needy farmers. मतलब जिन फार्मर्स को पैसों की जरूरत है उनको 2% पे भी इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलती है। Then what is charged from rich business person to buy a car or house? तुम मर्सिडीज लेने जा रहे हो तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लगी, यार तेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई प्रायोरिटी सेक्टर वाला गरीब बंदा है तो उससे कम इंटरेस्ट लिया जाएगा। सो दीज आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले कि सिक्योरिटी रखो, बिना सिक्योरिटी के पैसा मत दो, ताकि कोई भी पैसा खा जाए तो सिक्योरिटी बेच के अपने को अपना पैसा मिल जाए। सेकेंड इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितने रुपए की तुम असेट दे रहे हो उतने रुपए की लोन नहीं मिलेगी, उसके कुछ परसेंटेज मार्जिन कट करने के बाद ही तुम्हें लोन मिलेगी। जैसे कि देख लो एक पूरा पेज है तो पूरे पेज में तुम लोग नहीं लिख सकते यहाँ इतना है, ये तुम्हें छोड़ना है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन, इतना ही तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग इज फिक्सिंग लिमिट, उससे ज्यादा लेंडिंग करना नहीं। एंड फाइनली डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। पर्पस जो है उसके ऊपर से इंटरेस्ट लो। अच्छे पर्पस के लिए या गरीब व्यक्ति को चाहिए तो कम इंटरेस्ट रेट, किसी रिच बिजनेस पर्सन को चाहिए तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट। अब इसको किस तरह से याद रखने का, एक हॉस्पिटल है अहमदाबाद में कोरोना के लिए, सिम्स, नाम सुना हो तो। C फॉर सीलिंग ऑन क्रेडिट, I फॉर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, M फॉर मार्जिन रिक्वायरमेंट, S फॉर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ये सिम्स हॉस्पिटल को याद रख लो। C फॉर सीलिंग ऑन क्रेडिट, I फॉर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, M फॉर मार्जिन रिक्वायरमेंट, S फॉर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, विद दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर chapter number 4, banking and monetary policy. We are supposed to appear for a test of this chapter on Friday, ठीक है। Now friends, one more thing I am planning to do is I am planning to prepare a revision video of this chapter which will include all the major points। तो क्या है कि एक बार रिवीजन वीडियो तुम लोग देख लो और फिर पढ़ने बैठो तो एकदम बढ़िया समझ में आए। So for the time being this chapter is completed. Now I am planning to prepare and upload a revision video. It will be uploaded in a day or two very shortly। आज या कल revision video upload हो जाएगा। Till then, good luck, goodbye friends।